हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर वात व्याधि के जितने भी डिसीज़ हैं उनको अपन किस तरीके से याद करें, एक सिंपल मेथड बता दीजिए। साथ ही साथ चिकित्सा सूत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए अगर आप कुछ अच्छा बता पाओ तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं करके। तो इसी के बिहाफ पे मैंने ये वीडियो जो है प्रिपेयर किया है। इसमें सारे वात व्याधि के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर अप है, और लास्ट में क्या एक सिंपल चिकित्सा सूत्र है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे पोस्ट भी कर दूंगा, जिसका पासवर्ड मैं अभी कुछ देर बाद में जब अपन लेक्चर एंड करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन वात व्याधि के विषय में। वात व्याधि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली काय चिकित्सा का। सबसे पहले जो चीज़ होता है, बहुत सारे बच्चे एक चीज़ करते हैं कि प्रेजेंटेशन करते हैं, अगर आप लिख रहे हो तो संदर्भ नहीं लिखते हैं। संदर्भ, मुझे पता है कि आपको चैप्टर्स के नाम तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपको संहिता तो याद है, तो एटलीस्ट आप संहिता पहले लिख लें। हर एक जो संहिता है उसमें कहाँ पे उस व्याधि का उल्लेख किया गया है, तो वो चीज़ लिखना बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये चीज़ बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत सारे नहीं करते, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। जैसे कि संहिता अगर संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ ग्रंथ में आपका क्या है, वात व्याधि का कहाँ पे वर्णन मिलता है, तो चरक संहिता सूत्र स्थान में मिलता है। तो सूत्र स्थान में मिलता है चरक संहिता के, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। भले चैप्टर याद ना हो, लेकिन चरक संहिता सूत्र स्थान तो आप लिख सकते हो। तो चरक संहिता सूत्र स्थान 12th चैप्टर एंड 29 चैप्टर में आपको जो है चरक संहिता के सूत्र स्थान में वात व्याधि का वर्णन मिलते हैं। इसी प्रकार चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के चैप्टर 28 एंड 29 में वात व्याधि का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसकी चिकित्सा बताई गई है। साथ ही साथ जब अपन सुश्रुत संहिता के विषय में बात करते हैं, तो सुश्रुत संहिता में जो निदान स्थान है उसके फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपको वात व्याधि का वर्णन देखने को मिलता है, और सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 4th एंड 5th चैप्टर में वात व्याधि का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अपन बात करें अष्टांग हृदय का, तो अष्टांग हृदय के निदान स्थान में, अष्टांग हृदय के निदान स्थान के चैप्टर नंबर 15 एंड 16 में आपका वात व्याधि का वर्णन मिलता है। और अगर बात करें अष्टांग हृदय में, तो अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के 21 एंड 22 चैप्टर्स में वात व्याधि का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार माधव निदान में 22 चैप्टर में आपको वात व्याधि का वर्णन मिलता है। तो अगर आपको ये चीज़ याद ना हो तो ये तो याद रख सकते हो, तो ये चीज़ आपको अब से लिखना है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है जब आपकी आंसर शीट चेक होती है। तो चरक संहिता के कहाँ पे, सूत्र में और चिकित्सा में, सुश्रुत संहिता के निदान चिकित्सा में, अष्टांग हृदय के भी निदान चिकित्सा में, और माधव निदान में। यहाँ पे ये ऐसे संहिता ग्रंथ हैं जहाँ से अपन वात व्याधि पढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं इसके निरुक्ति के विषय में। तो निरुक्ति के विषय में क्या बताया गया है, तो निरुक्ति के विषय में बताया गया है वातेन जनिते व्याधि वात व्याधि, अर्थात वात से उत्पन्न व्याधि ही वात व्याधि है। वात से उत्पन्न व्याधि ही क्या है, वात व्याधि है। लेकिन यह निरुक्ति भी निर्दिष्ट प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वात की उपस्थिति प्रायः सभी रोगों में पाई जाती है। जैसे कि अगर अपन बात करें, अर्श हो गया, अतिसार हो गया, ग्रहणी हो गया, श्वास रोग हो गया, इत्यादि में भी मेनली वात की उपस्थिति पाई जाती है। इस वजह से वातेन व्याधि वात व्याधि कहना उचित नहीं है, पर अगर निरुक्ति बोला जाए तो वातेन व्याधि वात व्याधि आपको लिखना है। इसके अलावा व्युत्पत्ति के अनुसार भी वात व्याधि विशिष्ट व्याधि नहीं मानी जा सकती। निरुक्ति की श्रेष्ठता है तथा वात व्याधि सम्यक अर्थ स्पष्ट करती है। तो ये चीज़ आपका बताया गया है, तो ये निरुक्ति याद रखना। बाकी परिभाषा डेफिनेशन अपन यहाँ पे देख लेते हैं, वात व्याधि किसे बोलते हैं। तो वात आदि दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधि को वात व्याधि कहा जाता है। तो वात आदि दोष की विशिष्ट विकृति से उत्पन्न, वात से ही उत्पन्न हो रहा है, उसके विकृति की वजह से, इस वजह से वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि में केवल वात दोष ही दूषित होता है, स्रोतसों के रिक्त स्थानों का परिपूर्ण करके वात व्याधि को उत्पन्न करता है। वात व्याधि एकांग, सर्वांग, कोष्ठांग एवं अवयव विशेष में भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये वात व्याधि की डेफिनेशन बताई गई है। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना, वात दोष की विकृति से उत्पन्न जो विशिष्ट व्याधि उसे क्या बोलते हैं, वात व्याधि कहते हैं। बात करते हैं सामान्य निदान के विषय में। तो इसके मेनली अगर बात करें, जब भी निदान आता है तो 3 भाग में हम उसे क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है आहारज निदान, एक होता है विहारज निदान, और एक होता है विशिष्ट निदान। आहारज निदान में तो ऐसे क्रियाएं या ऐसे आहार जो आपका वात को बढ़ाता है वो आहारज निदान में आ जाएगा। जैसे कि रुक्ष आहार, शीत आहार, अवयव अशातम्य जो आपका भोजन है उसका सेवन करने की वजह से, कटु तिक्त कसाय रस प्रधान जो भोजन है उसका सेवन करने की वजह से, विषम नियम विरुद्ध जो भोजन है उसका सेवन करने की वजह से, अध्यसन और विषमाशन, ये सभी क्या है, वात व्याधि के आहारज निदान के अंतर्गत आ जाएगा।
विहारज निदान में क्या आएगा, तो विहारज निदान में जैसे कि उपवास हो गया, वेगों को धारण करना, अधारणी वेगों का धारण करना, ये तो मोस्टली सभी में मिलता ही है। शोक, भय, चिंता, इसके अलावा अत्यधिक मैथुन मतलब व्यवआय, तो उसको क्या मैथुन क्रिया के कारण, अत्यधिक रात्रि जागरण, अति धावन, अभिघात, इसके अलावा क्रोध, दिवा, स्वप्न, ये सभी विहारज निदान के अंतर्गत आते हैं वात व्याधि के। तो ये आपका हारज एंड विहारज निदान हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात कर लेते हैं इसके विशिष्ट निदान के विषय में। तो विशिष्ट निदान में क्या बताया गया है, किसी भी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रसित होने के कारण, लंबे समय से कोई व्यक्ति अगर चिरकालीन रोग से ग्रसित है तो वो क्या है, विशिष्ट निदान में आएगा वात व्याधि का। और इसके अलावा किसी कारण से रक्त आदि धातुओं का क्षय हो गया है तो वो भी आपका विशिष्ट निदान के अंतर्गत आएगा। दोष धातु का आवरण अथवा वात का मार्ग अवरोध हो गया है तो ये भी विशिष्ट निदान में आएगा। वात दोष स्वयं ही क्षय हो गए हैं तो यह भी विशिष्ट निदान में आएगा। तथा असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग, तो ये 5 चीज़ें विशिष्ट निदान में आता है। क्या क्या, चिरकालीन रोग से ग्रस्त, रस आदि धातु क्षय, इसके अलावा दोष धातु आवरण या फिर मार्ग अवरोध, वाद दोषों का स्वयं ही क्षय हो जाना, असम्यक पंचकर्म का जो है असम्यक होना। तो ये आपका निदान हो गया। तो 3 निदान हमने देख लिया। पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे चरक चिकित्सा में आपको श्लोक मिलता है, अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृता, यानी कि जो वात व्याधि है उसके लक्षण अव्यक्त होते हैं। ये आपका क्या है, वात व्याधि के विषय में बताया गया। उसका पूर्व रूप में क्या है, जो लक्षण होते हैं वो अव्यक्त होते हैं, इसी वजह से अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम ये बोला गया है। रूप के विषय में बात करें तो आत्मरूपम तु तद व्यक्तमपयो लघुता पुनः, ये यहाँ पे बोला गया है। मतलब क्या बोला गया है कि जब वात व्याधि के पूर्व रूप अर्थात अव्यक्त लक्षण व्यक्त हो जाते हैं तो वह वात व्याधि के आत्मरूप अर्थात लक्षण कहलाते हैं। तो क्या है, आत्मरूप जब क्या हो जाता है, पूर्व रूप के बाद में जब व्यक्त हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आत्मलक्षण कहते हैं। जैसे कि प्रभावित जो अंग हैं, अब वात के लक्षण क्या क्या होंगे, तो प्रभावित अंग में रुक्षता आ जाना, शुष्कता आ जाना, जो आपके मांसपेशियां हैं या कंडरा हैं या सिराओं हैं उनमें संकोच होना, शिथिलता होना, प्रभावित जो अधिष्ठान है उसमें क्या है, गति की वैषम्यता होना, ये सभी जो है आपके वात व्याधि के अंतर्गत आएगा। तो ये रूप अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। बात करें संप्राप्ति के विषय में तो सामान्य संप्राप्ति बताई गई है। क्या बोला गया है, तो उपरोक्त विभिन्न प्रकार के निदान का सेवन करने की वजह से वात दोष प्रकोपित होता है। अब वात दोष प्रकोपित होकर के क्या करेगा, रिक्त स्रोतस को परिपूर्ण करके विभिन्न प्रकार के एकांग या सर्वांग या जो कोष्ठ है अथवा विभिन्न प्रकार के अवयवों में वात व्याधि को उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रकार का सामान्य संप्राप्ति है। विशिष्ट संप्राप्ति में क्या होगा, तो वही है, वात वर्धक आहार विहार का सेवन किए, इसकी वजह से वात दोष विकृत हुआ। अब वात कर्म की वृद्धि होगी या वात कर्म की क्षय होगी। अगर वात कर्म की वृद्धि हुई तो आक्षेप हो गया, कंपन हो गया, शूल हो गया, ये सभी रोग उत्पन्न होंगे। और वात का जब क्षय होता है तो पक्षाघात, अर्दित, ये सभी डिसीज उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है, विशिष्ट संप्राप्ति के अंतर्गत आता है वात व्याधि के। बात कर लेते हैं संप्राप्ति घटक के विषय में। तो इसमें दोष जो होते हैं वो वात दोष होते हैं। दुष्य में सर्वधातु तथा रस आदि धातु को बताया गया है, तो दोष में वात दोष, दुष्य में सर्वधातु तथा रस आदि जो धातु हैं उनको बताया गया है। बात करें स्रोतोदुष्टि के विषय में तो संग तथा विमार्गमन होता है। तो ये आपका बेसिक एक वात व्याधि क्या होता है, उसके सामान्य अगर आ गए तो क्या क्या चीज़ लिखना है वो आपको यहाँ पे मैंने बताया। बाकी अभी मैंने चिकित्सा प्रॉपर नहीं बताया है, चिकित्सा को भी अपन डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तो सभी की जो चिकित्सा है, जैसे कि देखो प्रॉपर एक एक जो डिसीज़ है उनके छोटा छोटा चिकित्सा जो सूत्र है वो मैंने लिखा हुआ है। बाकी एक प्रॉपर जो चिकित्सा फॉर्मेट होता है सभी डिसीज़ का, वात व्याधि के अंतर्गत जितने भी डिसीज़ आते हैं उनका विथ ट्रिक कोड मैं आप लोगों को भी याद कराऊंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से अगर आप देखते हो तो वात व्याधि आपको इस वीडियो के बाद में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है आपका वात व्याधि के अंतर्गत जो आपका डिसीज़ आता है वो होता है पक्षाघात, जिसे पक्षवत कहते हैं। मॉडर्न में इसे पैरालिसिस से कोरिलेट किया जाता है। बात करें क्यों होता है पक्षाघात या पक्षवत, तो प्रकोपित वात जब क्या करता है, शरीर के आधे भाग है उसमें अधिष्ठित होकर के शिराओं तथा स्नायुओं को सुखा देते हैं तथा संधि बंधन को शिथिल करके अर्ध शरीर की क्रियाओं एवं चेतना को नष्ट कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, जो वात है वो प्रकोपित होकर के पक्षवत क्यों बोला गया है, तो पक्षवत या पक्षाघात क्यों बोला गया है, तो ये आधा भाग जो है, आधे भाग में अधिष्ठित जो शिराएं हैं या स्नायु हैं उनको सुखा दे रहे हैं। यानी कि पूरा संपूर्ण का जो शरीर है पक्षवद या आधा भाग जो है पूरा
होल बॉडी का हाफ पार्ट को पूरा क्या कर रहा है, वो सुखा दे रहा है, उसमें वात का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से इसे क्या है, पक्षाघात बोला गया है, क्योंकि एक पूरा एरिया जो है आपका काम करना बंद हो जाता है, आपको पता है पैरालिसिस में। तो ये चीज़ ही बोला गया है कि एक पूरा जो बॉडी का आधा भाग है उसको पूरा सुखा देता है, वहाँ की सिराएँ स्नायु इनको सुखा देते हैं और संधि बंधन को शिथिल कर देते हैं, और अर्ध शरीर क्रियाएँ व चेतनाएँ नष्ट हो जाती हैं, जैसे पैरालिसिस में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, पक्षाघात या पक्षवध कहते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें संप्राप्ति के विषय में, तो जैसे कि देखो संप्राप्ति में क्या है, सामान्य निदान तो सभी का सिमिलर ही रहेगा। जो वात व्याधि का निदान मैंने एक बार बता दिया वो सभी में लिखना है। तो वही है कि निदान का सेवन करोगे तो वात तो प्रकोपित होगा, और प्रकोपित होकर के क्या करेगा, यह जो है मेनली पित्त या कफ को अनुबंध से आवृत वात जो है वो क्या है, शिराशोष या फिर स्नायु शोष करेगा। अब यहाँ पे स्नायु शोष या शिराशोष होगा, जिसके वजह से अगर शिराशोष हुआ तो रस रक्त मांस आदि दूषित होंगे, और स्नायु शोष हुआ तो मेद दूषित होगा। इसी प्रकार अगर बात करें तो वात प्रकोपित होकर के प्राण वहाँ स्रोतस में अधिष्ठित होकर के वहाँ की जो धमनियाँ हैं, नाड़ी हैं, उनको सुखा करके पक्षाघात को उत्पन्न करते हैं। तो ये मेनली आपका निदान में बताया गया है, किसके, पक्षाघात के। तो ये चीज़ को आपको ईजिली वे में आपको याद रखना है, प्राण वहाँ स्रोतस में अधिष्ठित जो धमनियाँ हैं उनमें शोष उत्पन्न करके पक्षाघात को उत्पन्न कर रहे हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं, तो एकदम बेसिक लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करें तो पैरालिसिस में क्या होता है, तो चेष्टा नहीं हो पाती है, तो चेष्टा का नाश हो जाता है, जो प्रभावित भाग है उसमें चेष्टा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वाक् स्तब्ध हो जाता है, हनुग्रह हो जाता है। हस्तपाद में क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, अपन लोग देखे ही हैं, डेफिनेशन ही बोला गया है कि स्नायु व संधियों का संकोच करके क्या करता है, पक्षाघात को उत्पन्न करता है। तो वही हस्तपाद में क्या होगा, संकोच होगा, तथा शिरा स्नायु क्या है उसमें सोज भी उत्पन्न होगा। शरीर की अर्ध जो भाग है उसमें तीव्र वेदना होगा। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो दह हो सकता है, संताप हो सकता है, मूर्छा हो सकता है, पित्त का अनुबंधन हो सकता है, शीतता, शोथ, गुरुता, ये सभी जो है आपको लक्षण देखने को मिलेगा। अब इसका चिकित्सा सूत्र एटलीस्ट याद रखना, क्या बोला गया है इसके चिकित्सा सूत्र में, पक्षाघात का चिकित्सा सूत्र में। तो यहाँ पे बोला गया है स्वेदनम स्नेहम संयुक्तम पक्षाघातो विरेचनम। तो स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघातो विरेचनम, ये आपको याद रखना है पक्षाघात की चिकित्सा में, कि स्नेह से स्नेहन स्वेदन के पश्चात पक्षाघात में विरेचन चिकित्सा करना चाहिए। तो स्नेहनम स्वेदनम संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, ये एक लाइन का श्लोक चिकित्सा का पक्षाघात का याद रखना। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मॉडर्न में आपने पैरालिसिस जानते ही हो, तो उसके भी हाथ पे ही चीज़ों को आपको याद रखना है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब बात करते हैं एकांगवात किसको बोलते हैं। तो एकांगवात यानी कि प्रकोपित वात शरीर के किसी एक भाग में रहने वाली जो सिरा है या स्नायु है। अब वहाँ पे क्या था, पक्षाघात में आधा पूरा शरीर कर रहा था। अब यहाँ पे एकांगवात में प्रकोपित जो वात है वो शरीर के किसी एक भाग में रहने वाली जो शिरा है स्नायु है उसको शुष्क करके एक हाथ या एक पैर में संकोच उत्पन्न करके जब वो पर्टिकुलरली एक भाग को क्या करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं और कृश कर देते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एकांगवात कहेंगे। तो ये क्या है, आपका एकांगवात है। इसका डेफिनेशन ही आपको याद रखना है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो आता है आपका वात व्याधि के अंतर्गत जो अगला डिसीज है वो है अर्दित। सबकी एक कॉमन चिकित्सा मैं बताऊंगा, तो वेट करना, प्रॉपर आपको याद होगा। वात व्याधि क्या है, अर्दित क्या है। तो अर्दित के विषय में आचार्य चरक ने बोले हैं कि मुख के अर्धभाग या शरीर के अर्धभाग का रोग होता है। अर्दित नाम से ये समझ हो। अब सिंपल सी बात है, मॉडर्न में फेशियल पैरालिसिस से इससे को रिलेट करते हैं। तो मुख का अर्धभाग या शरीर के अर्धभाग को क्या है जो रोग होता है उसे क्या बोले हैं, आचार्य चरक ने अर्दित कहा है। इसके अलावा सुश्रुत ने क्या बोले हैं, तो मुख के अर्धभाग वक्रीभावित वक्त्रस्थ ग्रीवस चाप्य वर्तते, मतलब मुख का अर्धभाग जो है वो वक्राकार हो जाता है ग्रीवा तक, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्दित कहते हैं। इसके अलावा अर्दित के विषय में यहाँ पे ये भी बोला गया है अर्दियति पीड़यति इति अर्दिता, अर्थात मुख का अर्धभाग में टेढ़ापन या पीड़ा होती है उसे क्या बोलते हैं, अर्दित कहते हैं। तो मुख के अर्धभाग में टेढ़ापन व पीड़ा होती है, इसे अर्दित कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके निदान के विषय में। तो निदान में बोला गया है जैसे कि गर्भणी हो गई, शुतिका हो गई, बालक वृद्ध में रक्त क्षय की वजह से, अत्यधिक रक्त क्षय होने के कारण, किन किन कारणों की वजह से होता है, तो गर्भणी, शुतिका, बालक वृद्ध, इनमें क्या है रक्त की अत्यधिक क्षय के कारण, अति उच्च स्वर के वजह से, अधिक जो कठिन पदार्थ हैं उनका सेवन करने की वजह से, अति हास्य करने की वजह से, बार बार जम्हाई लेने की वजह से, विषम स्थान पर संज्ञा करने की वजह से, अति भार वहन करने की वजह से मुख का
टेढ़ा कर छींकने की वजह से। तो ये सारे जो निदान हैं, ऐसे निदान जो आपके मुख को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा जमाई लेना, विषम संयम पे सोना, तो ये ऐसे जो निदान है वो कॉमन याद रखना है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि मेनली जैसे कि गर्भणी हो गई, श्रुतिका हो गई, बाल हो गया, वृद्ध हो गए, इनमें क्या होता है, रक्तक्षय के कारण अर्दित की उत्पत्ति होती है। तो ये निदान आपको कॉमन याद रखना है। बात कर लेते हैं इसके संप्राप्ति के विषय में। तो संप्राप्ति में क्या बोला गया है, तो निदान, इन सभी निदानों की वजह से वात दोष तो प्रकोपित होगा। वात दोष प्रकोपित होगा क्योंकि अर्दित वात वातज व्याधि के अंतर्गत आता है, तो वात प्रकोपित होगा। और क्या करेगा, जो मेनली कहाँ पे हो रही है, तो मुख में हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो मुख की जो सिराएं हैं, जैसे कि सिर, नासा, हनु, ललाट, नेत्र, इनकी संधियों में प्रकोपित होकर के क्या करेगा, वहाँ पे व्याप्त होकर के वात को व्याप्त करके अर्दित को उत्पन्न करेगा। ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें इसके पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है अर्दित के, तो रोमहर्ष होता है, विपथु होते हैं। इसके अलावा जो नेत्र अविल नेत्रता आपको देखने को मिलेगा, त्वक सुप्तता देखने को मिलता है, और तोध होगा, मन्या अनुग्रह होगा, ये आपको देखने को मिलता है। तो पूर्व रूप बहुत ईजी है, इतना आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं इसके सामान्य लक्षण के विषय में। तो सामान्य लक्षण में बोला गया है कि मुख का एक तरफ टेढ़ा होना, तो ये चीज़ आपको दिखाई देता है फेशियल पैरेलिसिस में। और नेत्र, ललाट, ओष्ठ, जीवा एक तरफ वक्राकार हो जाता है। मूर्धा, कंपन, इसके अलावा वाकसंग, स्तब्ध नेत्रता, ये सभी सामान्य लक्षण आपको किसमें, अर्दित में देखने को मिलता है। तो ये सभी आपको जो लक्षण है वो आपको सामान्य लक्षण अर्दित में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या क्या लक्षण है, तो जैसे कि दंत चाल हो गया, स्वर भंग हो गया, इसके अलावा आपका श्रुति हानि हो गया, यानी कि प्रॉपर सुन नहीं पाता है। छींक जो है रुक जाता है, यानी कि क्षौग्रह बोलते हैं उसको। गंध अज्ञान हो जाना, मतलब प्रॉपर स्मेलिंग नहीं ले पाता, मतलब उसको सेंस नहीं हो पाता है कौन सा किस चीज़ का स्मेल है। स्मृति मोह हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे ही लक्षण हैं कि मुख के प्रभावित जो भाग हैं उसमें भाग से क्या है, स्ठीवन होते हैं। इसके अलावा अन्न हो गया, जल हो गया, ये मिलने गिरते हैं। स्ठीवन जब होता है तो अन्न जल गिरते हैं। और जत्रु ऊर्ध्व पीड़ा होती है, मतलब जत्रु के ऊर्ध्व भाग में पीड़ा होगी। तो ये सभी जो लक्षण है, बेसिक लक्षण है जो आपको याद रखना है, अर्दित के मुख से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं भेद के विषय में। तो 3 भेद बताया गया, वातज, पित्तज, कफज। वातज जो होता है वो क्या है, अत्यधिक लार स्त्राव होगा वातज में। इसके अलावा कंपन होगा, हनुग्रह होगा और वाकग्रह होगा, ये आपके वातज के लक्षण हैं। पित्तज में क्या होगा, तो पित्त, मुख जो है पित्त वर्ण का हो जाएगा। अब देखो पित्त वाले लक्षण आएंगे। अब पित्त क्या है, तेज है, तेज की वजह से क्या होगा, ज्वर होगा, पिपासा होगा, इसके अलावा शरीर में उष्णता होगा, मोह होगा। तो ये सभी जो लक्षण है वो पित्तज वाले में आएंगे कि पित्त का वर्ण, पित्त मतलब मुख का वर्ण पित्ताब हो जाना, ज्वर, पिपासा, मोह, उष्णता। इसके अलावा कफज में बात करें तो कफज में क्या होता है, जो गला है, सिर है, मन्य है, उसमें शोथ व स्तंभता उत्पन्न होती है। तो ये कफज के लक्षण है। तो ये आपका अपन लोगों ने अर्दित के भेद वगैरह अपन लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ इसके चिकित्सा के या चिकित्सा सूत्र याद रखना कि अर्दिते नावनम मूर्धि तैलम तर्पण मेव च नाड़ी स्वेदनम उपनाहस्य पायुप पिसीते हिता। ठीक है, तो ये श्लोक आपको याद रहना है। यर्दितम नावनम मूर्धि तैलम तर्पण मेव च नाड़ी स्वेदो उपनाहत शाप्य अनुप पिशेते हिता। ये आपको श्लोक चिकित्सा सूत्र अर्दित का याद रखना है। फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वात व्याधि के अंतर्गत जो अगला डिसीज आता है वो है आपका मन्य स्तंभ। अब मन्य स्तंभ तो जो आपका मन्य स्तंभ है उसमें आपका क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है निदान सबसे पहले बताया गया है। क्या निदान बताया गया है, तो यहाँ पे आपका जैसे दीवा स्वप्न हो गया, सभी वात प्रकोपक ही हैं। दीवा स्वप्न हो गया, आसन स्थान हो गया, मतलब ऊंचे नीचे बैठने की वजह से। इसके अलावा आपका इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, आपका संप्राप्ति बताया गया है। इन सभी कारणों की वजह से वात दोष प्रकोपित होगा, और वात दोष प्रकोपित होकर के क्या करता है, कफ दोष के आवृत कर देता है। याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कफ दोष को आवृत कर रहे हैं। कफ दोष से आवृत हो जाता है, और कफ दोष से आवृत होकर के क्या है, मन्य प्रदेश को आक्रांत करके मन्य स्तंभ को उत्पन्न करते हैं। नाम से ये वर्णन है मन्य स्तंभ। तो मन्य स्तंभ वात प्रकोपक व्याधि है, ये आपको पता चल चुका है। वात प्रकोपित होकर के क्या है, कफ दोष से आवृत होकर के मन्य प्रदेश में आक्रांत होकर के मन्य स्तंभ को उत्पन्न करता है। तो ये मन्य स्तंभ के विषय में बताया गया है। नाउ लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो ग्रीवा प्रदेश की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें खिंचाव होगा, नेक रीजन की जो
मांसपेशी है, मसल्स हैं, उसमें खिंचाव होगा क्योंकि मन्य प्रदेश है। इसके अलावा मन्य प्रदेश में क्या होगा, आपका स्तंभता होगा, यानी कि जो जकड़ाहट है वो उत्पन्न हो जाते हैं, और मन्य में तीव्र वेदना व शूल होते हैं। तो ये मेनली आपको लक्षण दिखाई देगा। तो ग्रीवा प्रदेश की मांसपेशियों में खिंचाव, मन्य प्रदेश में क्या है आपका स्तब्धता यानी कि जकड़ाहट, और मन्य में तीव्र शूल। चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करें तो इसका चिकित्सा सिद्धांत याद रखना कि वात श्लेष्म हरेनस्य रुक्ष स्वेदस्य उपचरेत, ये आपका मेनली बताया गया है। तो वात श्लेष्म हरेनस्य रुक्ष स्वेदस्य उपचरेत, ये आपका किसका, मन्य स्तंभ का चिकित्सा सूत्र है। एक एक लाइन का चिकित्सा सूत्र है तो उसको एटलीस्ट याद रखना। मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ, बाकी नोट्स तो प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पे बोला गया है बालूका अथवा लवण की जो बोल सकते हैं पोटली से रुक्ष स्वेदन करने की वजह से, नस्य एवं व्यायाम के कारण, ये सभी चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया। तो बालूका अथवा लवण की पोटली से रुक्ष स्वेदन करने की वजह से नस्य एवं व्यायाम, ये चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है। फिर अगला जो डिसीज़ है वो है आपका गृध्रसी। गृध्रसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। क्या बोला गया है गृध्रसी के विषय में, जो सीआरटी है इससे, तो एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा जो स्फीग प्रदेश से प्रारंभ होकर के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो याद रखना। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्फीग प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है। स्फीग प्रदेश से प्रारंभ होकर के कटी प्रदेश के पीछे भाग तक, कटी प्रदेश के पीछे भाग तक, उरु प्रदेश, जानु, पीड़िका, पिंडली तथा पैर तक जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, गृध्रसी कहते हैं। गृध्रसी किसको बोलते हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार की पीड़िका जो स्फीग प्रदेश से प्रारंभ होकर के क्रमशः कटी के पीछे भाग उरु प्रदेश, जानु, पिंडलिका तथा पैर तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, गृध्रसी रोग कहते हैं। बात करें निदान के विषय में तो वात प्रकोपक, इसके अलावा मृदुशैया, आसन पर देर तक शयन करने की वजह से, बैठने के कारण, अत्यधिक पैदल चलने के कारण, आघात लगने के कारण, ये सभी आपके गृध्रसी के निदान के अंतर्गत बताए गए। तो वात प्रकोपक जो निदान है वो मेनली आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अपन आगे बढ़े तो संप्राप्ति के विषय में बताया गया है। तो संप्राप्ति में बोला गया है कि निदान का सेवन करोगे तो क्या होगा, मेनली वात तथा वात कफ दोष प्रकोपित होगा, और वो क्या करेगा, आपका धमनी जो है, सिरा है, नाड़ी है, वो क्या है, वो वात और कफ दोष प्रकोपित होकर के, वात दोष प्रकोपित होकर के धमनी, सिरा, नाड़ी, इनमें क्या है, आवरण करके, अधिष्ठायित होकर के जो रस है, रक्त है और मांस है, इनको दूषित करके जो अर्दित रोग है उसको उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पे दो टाइप्स के जो अर्दित हैं उसके प्रमुख लक्षण दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे कि वातज अर्दित है तो उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो तोद होगा, देह वक्रता होगा, जानु, कटी, उरु, संधियों में स्फुरण होगा, स्तब्धता होगा, भ्रंश होगा, ये सभी वातज अर्दित के लक्षण हैं। जबकि वात कफज अर्दित में क्या होगा, अग्निमांद्य होगा, तंद्रा हो गया, इसके अलावा मुख प्रशेक, भक्त द्वेष, ये सभी आपके लक्षण दिखाई देंगे। चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करें तो अंतरा, कंडरा, गुल्फम, सिरा, वस्ति, अग्नि, कर्मच, ये आपको याद रखना है। क्या बोला गया है अर्दित का चिकित्सा सिद्धांत, तो गृध्रसी का चिकित्सा सिद्धांत, तो गृध्रसी का चिकित्सा सिद्धांत क्या बोला गया है, तो गृध्रसी का चिकित्सा सिद्धांत है आपका अंतरा, कंडरा, गुल्फम, सिरम, वस्ति, अग्नि, कर्मच। तो ये आपको याद रखना है गृध्रसी के विषय में। थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने अर्दित बोल दिया था तो उसको सुधार लेना। गृध्रसी के विषय में मेरे लिए ये चीज़ याद रखना। लगभग सिमिलर ही चीज़ें हैं, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बाकी अभी कुछ देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर बात करते हैं अब बाहु के विषय में। तो अब बाहु के बारे में बात कर लेते हैं। पैरालिसिस ऑफ ब्रेंकियल प्लेक्सस, उसे क्या बोलते हैं, अब बाहु बोलते हैं। क्यों उत्पन्न होता है, तो वात दोष प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने की वजह से। इसके अलावा जो ये बोल सकते हैं कि गर्दन में किसी प्रकार का चोट लग गया, घात लग गया, इस वजह से। अंश संधि में विश्लेषण की वजह से। अक्ष कक्ष जो अस्थि है उसमें भग्न होने की वजह से, अर्बुद के कारण, ये सभी निदान बताए गए। तो वात दोष कारक आहार विहार, गर्दन में आघात, अंश संधि में विश्लेष, इसके अलावा अक्ष जो अस्थि है उसमें भग्न की वजह से, अर्बुद की वजह से, ये सभी अब बाहु के निदान हैं। सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो अंश संधि की सिराओं में संकोच होते हैं, हस्त की जो चेष्टाएं हैं वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है, और बाहु में शोष होता है। ये आपको प्रमुख लक्षण दिखाई देंगे। तो अब बाहु में क्या है, अंश संधि की जो सिराएं हैं उसमें संकोच होगा, हस्त की जो चेष्टाएं हैं, हाथ की जो चेष्टाएं हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं, और बाहु में शोष होता है। चिकित्सा सिद्धांत को इसका याद रखना। अब बाहु का चिकित्सा सिद्धांत, तो अबाहोहितम नस्यम स्नेहस्य उत्तर भक्ति का, ये आपको याद रखना है।
फिर अब बाहु के बाद में अगला जो आपका वात व्याधि के अंतर्गत आता है वो आता है आपका विश्वाची। रेडियल अर्नल जो आपका पैरालिसिस होता है वो आपका आता है। तो यहाँ पे आपका जिसे न्यूराइटिस भी बोला जाता है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे विश्वाची एक्चुअली में होता क्या है, तो यहाँ पे ये भी वात प्रकोपक व्याधि है। इसमें क्या है, जो आपका हाथ है उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब भार वहन वगैरह की वजह से। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, विश्वाची बोलते हैं। जैसे कि अपन देखें हैं तो रेडियल जो अल्नर न्यूराइटिस है वही मेनली इससे कोरिलेट किया जाता है। तो उसी के बिहाफ पे इसके लक्षण याद रखना। जैसे कि आपका हाथ और तल है उसके अंतभाग व कंडरा में विकृति हो जाती है, तो हाथ और तल के अंतभाग व कंडरा में विकृति हो जाना, बाहु का प्रसारण आकुंचन में कठिनाई होना, हाथ की जो पेशियां हैं वो उसमें क्षय हो जाती हैं। तो ये सभी लक्षण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इसका चिकित्सा सिद्धांत के विषय में। तो ये सामान्य चिकित्सा इसका याद रखना कि संस्थानिक अभ्यंग करना है, नाड़ी स्वेद करना है, नस्य प्रयोग करना है और वातनाशक जो चिकित्सा है उसका प्रयोग करना है। बाकी अपन जो है खल्ली रोग के विषय में बात करते हैं, जो क्रैम्प्स होते हैं। तो खल्ली लक्षण यहाँ पे बताया गया है खल्ली रोग का। तो खल्ली तु पादजंघा उरुकर मूल मोटनी, ये आपको याद रखना है। तो खल्ली तु पादजंघा उरुकर मूल मोटनी, तो यानी कि वात प्रकोपित होकर के क्या होगा, वो पैर, जंघा, उरु तथा हाथ के मूल में मर्दन की करने वाला वेदना को उत्पन्न करता है, उसे के हुए अपन क्या बोलते हैं, क्रैम्प कहते हैं, यानी कि खल्ली बोलते हैं। अब इसका चिकित्सा सूत्र भी याद रखना कि खल्लो तृष्णा उपनाहम। इसके अलावा पैसे कृषय माशय सस्ते तल घृतान्वित, यानी कि तिल और घृत मिला करके, पायस मतलब खीर बनाकर, तथा कृष्णा यानी कि तिल मिलाकर, तिल मिला हुआ जो कृष्ण है, और मांस से गर्म कर उपनह बांधना चाहिए। तो ये आपको मेनली उपनह बांधने के विषय में बताया गया है, इन सभी औषधियों से युक्त। तो ये खल्ली के विषय में बताया गया है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं तो खज्ज और पंगु, यह भी आपका बताया गया है। तो खज्ज और पंगु, तो लिम्पिंग बाय वन लेग एंड बोथ लेग्स। तो इसका खज्ज और पंगु का आपको हिंदी ही याद रखना है, इसका श्लोक अगर याद ना रख सको तो। क्यों उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे कटी प्रदेश में स्थित वात दूषित होकर कटी के गुल्फ तक एक पैर की कंडरा को चलाते समय कांपती है। तो एक जो पैर है उसकी कंडरा को चलाते समय कांपती है अथवा असमर्थ कर देती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, खज्ज कहते हैं। यदि वात के द्वारा कटी के गुल्फ तक के दोनों पैर चलने की क्रिया नष्ट हो जाती है तो उसे पंगु कहते हैं। तो देखो खज्ज किसको बोल रहे हैं, तो जो आपका कटी है, कटी गुल्फ तक एक पैर की जो कंडरा है वो चलते समय क्या है, कांपती है। अब वात दूषित तो है, ये तो आपको पता है। कटी से गुल्फ तक, कटी से लेकर के गुल्फ तक एक पैर की जो कंडरा है वो चलाते समय क्या हो रहा है, कांप रहा है या फिर असमर्थ हो जाता है, तो उसे खज्ज कह रहे हैं। जबकि पंगु किसको बोल रहे हैं, तो कटी से गुल्फ तक दोनों पैर से चलने की क्रिया नष्ट हो जाती है। तो कटी से लेकर के गुल्फ तक दोनों पैर से चलने की क्रिया, जब एक पैर से जो आपका चलने की क्रिया नष्ट हो रही है, कंपन्नता हो रही है, तो उसे खज्ज बोल रहे हैं। पंगु कब बोलेंगे, जब पूर्ण रूप से जो दोनों पैर की क्रियाएं हैं वो नष्ट हो रही हैं, तो उसे अपन पंगु बोलेंगे। खज्ज में वही है कि एक पैर असमर्थ होता है चलने में, और पंगु में क्या है, दोनों जो क्रियाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसका चिकित्सा सिद्धांत आप याद रखना कि विरेका स्थापनम स्वेदम गुग्गुल स्नेह वस्ति भी, ये क्या है, खज्ज और पंगु के विषय में बताया गया है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका पादहर्ष के विषय में बताया गया है। तो पादहर्ष एक्चुअली में क्या है, तो इसका निदान व संप्राप्ति बताया गया है कि वात एवं कफ कारक आहार विहार से प्रकोपित वात व कफ के साथ मिल करके पादहर्ष उत्पन्न करते हैं। तो वात एवं कफ कारक आहार विहार से प्रकोपित वात कफ के साथ मिल करके पादहर्ष उत्पन्न कर देते हैं। लक्षण के विषय में बताया गया है कि पादहर्ष जो होता है इसमें आपका क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब पादहर्ष मतलब एक प्रकार का टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ फूड होता है, मतलब फूड रीजन में टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या है, पैर से शून्यता यानी कि नमनेस जो है, लेग में नमनेस आपको देखने को मिलता है। इसका चिकित्सा सिद्धांत क्या बोला गया है, तो पादहर्ष हेतु कर्तव्य कफ वात हरो विधि, ये क्या है, पादहर्ष में बताया गया है। फिर बात करते हैं पाददह, तो बर्निंग इन फीट। तो यहाँ पे आपका ये बोला गया है कि मेनली क्या होता है इसमें, तो प्रकोपित वात पित्त रक्त से मिल करके पैर में स्थान संश्रय कर करके दह उत्पन्न करते हैं और चलते समय दह होती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पाददह बोलेंगे। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो वात कंटक बात करते हैं। तो वात कंटक क्या होता है,
तो वातकंटक जो आपका एक्चुअली में पैर को टेढ़ा टेढ़ा रखने या टेढ़ा रखने की वजह से अत्यधिक श्रम के कारण क्या होता है, जो वात है वो प्रकोपित होकर के क्या करेगा, जो गुल्म है, गुल्म में वेदना उत्पन्न करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वातकंटक कहेंगे, जो एंकल रीजन में पेन होते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे, इसका चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है। तो चिकित्सा सिद्धांत इसका आप याद करने की कोशिश करना है कि रक्तावसेचनम कुर्यात् भिक्षणम वातकंटके, यह आपको श्लोक याद रखना है। इसके अलावा पिंडे एरण्य तैल व देहत सूची भीरेवोच, यह आपका वातकंटक में बताया गया है। फिर कोष्ठुक शीर्षक के विषय में बात करते हैं। तो कोष्ठुक शीर्षक का निदान संप्राप्ति बताया गया है कि वात और रक्त दोष प्रकोपित होकर के जानुसंधि में अवस्थित होकर के कोष्ठुक शीर्षक जो होता है उसको उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या है, जानुसंधि में अवस्थित होकर के जो आपका नी ज्वाइंट है वहाँ पर अवस्थित होकर के कोष्ठुक शीर्षक यानी कि श्रृंगाल के सिर के सदृश शोथ को उत्पन्न करते हैं। कोष्ठुक मतलब वही है श्रृंगाल को ही कोष्ठुक बोलते हैं, उसके सिर के सदृश शोथ उत्पन्न कर रहे हैं, इस वजह से इसे कोष्ठुक शीर्षक बोला गया है। वात और रक्त दोष जो है, वात रक्त किसको बोलते हैं, वात रक्त और कोष्ठुक शीर्षक, ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है। तो वात रक्त मतलब क्या है, किसी भी संधि में हो सकता है वात रक्त, और कोष्ठुक शीर्षक केवल जानु संधि में ही होता है। ये चीज़ को आपको याद रखना है, अधिकतर पूछा जाता है, ये वायवा का क्वेश्चन है कि कोष्ठुक शीर्षक जो होता है वो कहाँ पे होता है और वात रक्त में क्या अंतर होता है। तो वात रक्त जो होता है वो किसी भी संधि में हो सकता है, जबकि कोष्ठुक शीर्षक केवल जानु संधि में होता है। इसके अलावा बात करें लक्षण के विषय में, तो वात रक्त दोष की विकृति होती है, पूय में है, उपदंश आदि संक्रमण भी होते हैं, जानुसंधि में तीव्र शूल होगा एवं अत्यधिक शोथ होता है, यानी कि श्रृंगाल के सिर के समान शोथ उत्पन्न होता है। यह आपका यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ चिकित्सा सिद्धांत भी याद रखना कि वात रक्त क्रियाभिष्य जायद अम्बु मस्तकम, यह आपका मेनली जो है चिकित्सा सूत्र बताया गया है कोष्ठुक शीर्षक का। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो कोष्ठुक शीर्षक के बाद में आपका कंपवात बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंसंस क्या होता है इसमें कंपवात में, तो कंपवात का सबसे पहले तो निदान बताया गया कि वात प्रकोपक आहार विहार का अति सेवन करने की वजह से उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या होता है, तो जैसे कि इसको थोड़ा सा मॉडर्न के बिहाफ पे यहाँ पे आपका बताया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो आपका क्या होता है, तो जो डोपामीन है, ठीक है, डोपामीन न्यूरेल्जिया तो आपका मेनली जो आपके बॉडीज़ में जो हैवी बॉडीज़ जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो उपस्थित जो डोपामीन जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें मेलेनिन जो होता है उसका क्षय होने लग जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कंपवात कहते हैं। इसका मॉडर्न में मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी बस ये याद रखो। तो यहाँ पे आपका सबस्टेशनियल नाइग्रेन एंड जो बॉडी होता है उसमें उपस्थित जो डोपामीन जो न्यूरॉन्स हैं, जिसमें क्या है जो मेलेनिन है उसका जब क्षय होने लग जाता है तो उसकी वजह से कंपवात होते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें तो इसमें लक्षण क्या होगा, तो जैसे कि शरीर में कंपनता उत्पन्न हो जाती है, सिर में कंपनता उत्पन्न हो जाएगा, वेपथु होगा। तो ये सभी लक्षण आपको जो वात व्याधि के लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। चिकित्सा में अपने को स्नेहन, स्वेदन, व्रीहन चिकित्सा मिलनी या रसायन चिकित्सा मिलनी कराना है। तो ये आपको याद रखना है कंपवात के विषय में। कंपवात के बाद में अपन आवरण के विषय में बात कर लेते हैं। तो आवरण के मेनली यहाँ पे मैं जो पारस्परिक जो आवरण है 20 प्रकार के, उनके विषय में बताऊंगा, उनके नाम कैसे याद रखना है और उनकी चिकित्सा कैसे याद रखना है। तो प्राण वायु उदान वायु आदि को आवृत कर देते हैं, उदान वायु प्राण वायु आदि को आवृत कर देते हैं। इसी प्रकार समान वायु आदि वायु को विभिन्न प्रकार के जो वायु है उनको आवृत कर देते हैं। तो इसमें आपका जैसे कि आपका यहाँ पे आपका मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि प्राण वायु जब आपके अपने चारों प्रकार को आवृत करेगा, जैसे कि प्राण वायु उदान आवृत, प्राण वायु समान आवृत, प्राण वायु व्यान आवृत या अपान आवृत प्राण वायु, ऐसा करके। इसी प्रकार उदान आवृत प्राण वायु, उदान आवृत समान वायु, उदान आवृत व्यान वायु, उदान आवृत अपान वायु। इसी प्रकार प्राण आवृत समान वायु, उदान आवृत समान वायु, व्यान आवृत समान वायु, अपान आवृत समान वायु। इसी प्रकार आपका प्राण आवृत व्यान वायु या उदान आवृत प्राण वायु व्यान वायु। इसी प्रकार आपका वो समान आवृत व्यान वायु, अपान आवृत व्यान वायु, ऐसा करके सभी का टोटल आपका 20 प्रकार का यहाँ पे आपके वायु के पहले नाम लिखना है।
तो वो बेसिक चीज़ है, सेकंड ईयर से पढ़ते आए हो तो वो चीज़ आप लोगों को पता है कि जो भेद है, पारस्परिक जो आवरण है, जो आपके वाद के जो भेद पारस्परिक आवरण है, उसको आप आराम से लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अपन मेन जो आपका रहेगा, आपको डेफिनेशन तो पता ही है। तो जब यहाँ एक दूसरे को आवृत कर लेते हैं तो शरीर में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि श्वास प्रश्वास अवरोध हो जाएगा, वमन होगा, मूर्छा होगा, आद्यमान होगा, अतिसार होगा, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। मेनली आपको याद रखना है चिकित्सा इसका, क्योंकि आपका चिकित्सा यहाँ पे पूछा जाता है कि वायु का जो चिकित्सा सिद्धांत है जो, वो आप बताइए करके। तो जैसे कि प्राण वायु है, तो प्राण वायु चारों वायु, देखो प्राण वायु जो है, तो प्राण वायु से जैसे कि अपन लोगों ने अभी देखा, मैंने 4 प्रकार बताया। जब प्राण वायु के द्वारा जब आवृत रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो चारों वायु में सर्वप्रथम प्राण वायु की रक्षा करना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या है, प्राण वायु के द्वारा जब आवृत रहे तो चारों वायु में सबसे पहले प्राण वायु की वो रक्षा करना है। इसके बाद में स्नेहन, नस्य, अभ्यंग आदि करना है। जब उदान वायु विकृति हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऊर्ध्व जो भाग है उसमें ले जाना चाहिए, जो आपका विकृत वायु है उसको ऊर्ध्व भाग में ले जाना चाहिए। तथा वात अनुलोमक जो औषधि है, उदान से याद रखना, उदान से ऊर्ध्व भाग में ले जाना है। उदान वायु की जब विकृति के कारण आपके चारों प्रकार के वायु में विकृति हो रही है तो इसमें क्या करोगे, उदान से ऊर्ध्व मार्ग में जो विकृत वायु है उसको ले जाएंगे और वात अनुलोमक चिकित्सा करेंगे। समान वायु में तो समान से याद रखना, समान वायु में समान से समन चिकित्सा करेंगे। तो समान वायु जब विकृति है तो समन औषधि का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार व्यान वायु में याद रखना कि व्यान वायु की जब विकृति हो जाती है तो इसमें क्या करेंगे, ऊर्ध्व अधो और मध्यम मार्ग में ले जाएंगे तथा स्नेह युक्त विरेचन देंगे। तो ऊर्ध्व अधो और मध्यम मार्ग में ले जाएंगे तथा स्नेह युक्त विरेचन का प्रयोग करेंगे। अपान वायु की जब विकृति होती है तो उस कंडीशन में याद रखना कि अपान वायु की विकृति हो जाने पर अनुलोमन चिकित्सा करनी चाहिए। तो अपान वायु की अ से अपान वायु और अपान से अनुलोमन। तो ये बहुत ईजी है। प्राण वायु में क्या कर रहे हैं, तो ऊर्ध्व भाग में ले जा रहे हैं। उदान वायु में उदान से उदान और ऊर्ध्व भाग, प्राण वायु में क्या है, प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, पी से प्राण और पी से प्राणों की रक्षा, उदान से ऊर्ध्व भाग में ले जा रहे हैं और वात अनुलोमक चिकित्सा कर रहे हैं। समान से समन चिकित्सा कर रहे हैं। व्यान वायु की विकृति हो जा रही है तो ऊर्ध्व अधो और मध्यम मार्ग में ले जाते हैं, स्नेह युक्त विरेचन करते देते हैं। और अपान वायु जब होता है तो अपान वायु अनुलोमन चिकित्सा की जाती है। योग के विषय में बात करें तो दसमूलादि वासई स्नेह हो गया, त्रिफलादि महास्नेह हो गया, बला तैल हो गया, रासना तैल हो गया। वायु की चिकित्सा के लिए निम्नलिखित जो योग हैं वो मेरे लिए आगे चल करके बताया गया, पर प्रमुख योग ये आपके आवरण के विषय में बताए गए हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो आपका वात व्याधि के अंतर्गत जो अलग ब्रॉड क्वेश्चन आता है वो है उरु स्तंभ के विषय में। क्या होता है उरु स्तंभ, तो व्याधि के परिचय के विषय में बात करें तो यह जो है आम त्रिदोषजन्य व्याधि होते हैं। उरु मतलब वक्ष प्रदेश होता है और उरह मतलब वक्ष होता है और उरु मतलब जंघा होता है। तो ये चीज़ को याद रखना। तो क्या बोला गया है इसका डेफिनेशन में, चिकित्सा सूत्र में, तो यहाँ पे बोला गया है चरक सूत्र में। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि एक उरु स्तंभम आम त्रिदोष समुत्थानम, यानी कि इसमें रोगी की जो जंघा है उसके स्तंभन हो जाता है तथा रोगी अपने पैरों को हिला डुला नहीं पाता है। तथा उरु एक मात्र ऐसी व्याधि है जिसमें पंचकर्म निषेध बताया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी निदान सिमिलर ही है, जैसे कि यहाँ पे अपन देखें तो वही है कि व्यक्ति निदान में वही है कि व्यक्ति भोजन के पच जाने पर भी बिना पचे ही स्निग्ध उष्ण शीत आहार द्रव्य का सेवन करते हैं। चावल के आटे से बने भक्ष्य पदार्थों या विकृत मध्य उसका सेवन करते हैं। जो दिन में अत्यधिक सोता है और रात में अत्यधिक जागते हैं। जो अधारणी वेग है उनको धारण करते हैं। जो अत्यधिक चिकनी जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन करते हैं। जो अत्यधिक उपवास करते हैं। तो ये सभी निदान के अंतर्गत आते हैं। संप्राप्ति के विषय में बात कर लेते हैं तो संप्राप्ति में क्या है, तो जैसे कि अगर बात करें तो सिमिलर ही है। संप्राप्ति निदान सेवन करने की वजह से कोष्ठ में संचित जो आपका आम दोष है वो मेद के साथ मिल करके त्रिदोष को प्रकोपित करते हुए उनको अवरोध करते हुए अधोमार्गी जो स्रोतस है उसमें उरु प्रदेश में संचित होकर के अधोगामी जो अस्थि है उसके स्तंभन करके उरु स्तंभ को उत्पन्न करते हैं। ये मेनली इसकी संप्राप्ति में बताई गई है। बाकी आगे बढ़े तो संप्राप्ति घटक भी बताया गया है। तो दोष में आपका त्रिदोष होता है, दुष्य में आपका आम दोष होता है, आम और मेद होते हैं दुष्य में। इसके अलावा आपका अधिष्ठान में उरु प्रदेश। फिर पूर्व रूप में वही है कि ज्वर, वमन, अरुचि, रोमांच, उरु प्रदेश में थकावट, निद्रा का अत्यधिक आना, ये सभी पूर्व रूप अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। फिर रूप है सामान्य लक्षण रूप अवस्था के क्या बोला गया है, तो पैर का हिला डुला नहीं पाना। और बात करें तो सदा चिंतित रहता है व्यक्ति, दह, शोथ, वेदना, गुरुता, स्फुरण, ये सभी लक्षण आपको सामान्य रूप में दिखाई देगा।
बात करें इसकी चिकित्सा के विषय में, तो चिकित्सा में आपको याद रखना है एसएससी कराना है। एसएससी मतलब एस से आपका समन चिकित्सा, फिर एस से शोषण और सी से शमन। तो क्षपण, शोषण, समन, समन, शोषण, क्षपण, ये चिकित्सा मेनली कराई जाती है। और सामान्य चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें अपन पंचकर्म तो नहीं करा सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है। तो रोगी को क्या है, बालू या ढेले की जो मिट्टी है उसमें चलाना चाहिए। रोगी को स्वच्छ व शीतल जल के जो धारा है उसके विपरीत तैरने के लिए बोलना चाहिए। रोगी को तालाब के स्वच्छ एवं शीतल जल में तैरना। इसके अलावा रोगी को ऊंचे स्थान में कूदना है, ऊंचे स्थान से कूदना है। वाल्मीकि मिट्टी द्वारा जो है अभ्यंग कराते हैं। तो ये सभी सामान्य चिकित्सा बताई गई है। ये उरु स्तंभ आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो आपका लास्ट वाला टॉपिक है यहाँ पे आपका, वो अपन देखते हैं, वो है आपका अम्वात, संधिवात, वात रक्त और कोष्ठुक शीर्षक। इनमें आपको मेनली डिफ्रेंशिएशन याद रखना है। इसके बिहाफ पे आप जो लगभग मैं यहाँ पे वात व्याधि के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं एकदम अच्छे से शॉर्ट में कवर अप कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस नोट्स का पासवर्ड भी रिवील कर देता हूँ, क्योंकि ट्रिक अभी अपन लोगों ने नहीं देखा है, बट मैं यहीं पास आप लोग को पासवर्ड बता रहा हूँ। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, क्योंकि ये काय चिकित्सा का टॉपिक है, तो के वात व्याधि के विषय में पढ़ रहे हैं, ओके। और इसका अपन जो है KVJ मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। कैपिटल में आप लिखोगे ये, तो ये जो नोट्स है वो ओपन हो जाएगा। बाकी अपन यहाँ पे देखते हैं, तो आपका आमवात, संधिवात, वात रक्त और कोष्ठुक शीर्षक, इनके विषय में बात कर लेते हैं। तो जो दोष होता है उसमें क्या है, वात कफ। अगर बात करें आम वात में, तो आम वात में वात तथा कफ प्रधान जो त्रिदोष व्याधि है। आम वात क्या है, वात कफ प्रधान त्रिदोष व्याधि है। संधिवात क्या है, वात प्रधान व्याधि है। वात रक्त क्या है, वात रक्त प्रधान त्रिदोष व्याधि है। और कोष्ठुक शीर्षक क्या है, वात रक्त प्रधान त्रिदोष व्याधि है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो जो सिर्फ संधिवात है वही आपका क्या है, मेनली वात प्रधान व्याधि है। बाकी सभी वात रक्त या वात कफ प्रधान है। जैसे कि आम वात है तो वात कफ प्रधान है, आम वात कफ प्रधान। इसके अलावा आपका संधिवात वात प्रधान, कोष्ठुक शीर्षक और वात रक्त वो क्या है आपका, वात रक्त प्रधान व्याधि है, त्रिदोषज। दुष्य में अगर बात करें तो सभी में रस जो है वो दूषित होते हैं, पर लास्ट है कि आपका वात रक्त और कोष्ठुक शीर्षक दोनों में क्या होगा, आपका रक्त भी दूषित होगा। तो मेनली जो दुष्य होता है उसमें रस होता है। आमवात, संधिवात, वात रक्त और कोष्ठुक शीर्षक सभी में क्या है, रस धातु दूषित होता है। बट अगर बात करें तो वात रक्त में आपका जो रक्त है और कोष्ठुक शीर्षक में भी रक्त जो है दूषित होगा। व्याधि के विषय में, व्याधि उद्भव के विषय में बात करें तो आमवात जो होता है वो प्रथम छोटी संधियों में होता है, उसके पश्चात बड़ी संधियों में होता है। तो आमवात पहले क्या है, छोटी संधियों में होता है, फिर बड़ी संधियों में होते हैं, जबकि संधिवात पहले बड़ी संधियों में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों में ये अंतर है। और जबकि वात रक्त जो है प्रायः छोटी संधियों में होते हैं, और जो कोष्ठुक शीर्षक है अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो केवल जानु संधि में होते हैं। तो आमवात क्या होते हैं, छोटी बड़ी संधियों में हो रहे हैं, छोटी संधियों में, फिर बड़ी संधियों में। संधिवात बड़ी संधियों में, वात रक्त प्रायः छोटी संधियों में, और कोष्ठुक शीर्षक वो केवल जानु संधि में। फिर रुजा एवं शोथ के विषय में बात कर लेते हैं। तो रुजा एवं शोथ कैसा होता है, तो जो आपका आम वात है, तो आम वात में क्या होता है, प्रारंभ में जो दोनों लक्षण हैं, मतलब रुजा भी होगा और शोथ भी होगा, दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। तथा जीर्णावस्था में क्या होता है, आपका केवल रुजा की उत्पत्ति होती है, ओके। इसके बाद में संधिवात जो है, तो संधिवात में केवल संधियों में रुजा होगी। संधिवात है तो केवल संधियों में रुजा होगी। वात रक्त है तो वात रक्त में शोथ और रुजा दोनों होगा। और आपका कोष्ठुक शीर्षक में शोथ हो गया है, और अपन लोगों ने देखा कि किस प्रकार का शोथ है, तो श्रृंगाल के समान कोष्ठुक शीर्षक, तो नाम से ही वर्णित है, तो श्रृंगाल के समान शोथ होगा और रुजा हो गया। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ज्वर। तो प्रायः जो आपका आम वात है उसमें आपका ज्वर की उत्पत्ति होती है, बाकी में आपके ज्वर की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्वर नहीं रहता। फिर वेदना के विषय में बात करें तो वेदना का जो प्रकार है वो आम वात में क्या होता है, तो वृश्चिक के समान वेदना होती है। ये चीज़ याद रखना, वृश्चिक के समान वेदना होता है। संधिवात में सामान्य वेदना होता है। वात रक्त में मूषिका विष के समान वेदना होती है तथा रोग की वृद्धि होती है। और आपका यहाँ पे जानु संधि में हो रहा है तो संधिशूल होगा इसमें, कोष्ठुक शीर्षक में। तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी आगे बढ़ें
तो यहाँ पे आपका बोला गया है स्नेहन से लाभ। तो स्नेहन से क्या लाभ होता है, तो जो आम वात है उसमें प्रारंभ में जो रोग है वो उसकी वृद्धि होती है, फिर जीर्णावस्था में उसका लाभ मिलता है। और जो संधिवात है उसमें तो प्रायः लाभ मिलेगा स्नेहन से, बाकी सभी में क्या है लाभ मिलते हैं। रक्त मोक्षण जो है आम वात में नहीं कराना चाहिए, और बाकी में भी मेनली अगर बात करें तो सॉरी संधिवात में अपन करा सकते हैं, और आपका जो वात रक्त हो उसमें भी नहीं उसमें भी लाभ मिलते हैं। और आपका अगर बात करें आगे तो जो संधिवात है सॉरी कोष्ठुक शीर्षक है उसमें भी रक्त मोक्षण से बेनिफिट होता है, या फिर अगर बोले ध्यान दें तो हाँ ये होता है। फिर अपन जो मेन चीज़ है आज का वो है वात व्याधि। वात व्याधि जितने भी अभी तक हमने डिसीज़ पढ़े, अब उसका मैंने एक प्रॉपर एक चिकित्सा बनाया है विथ कोड। जितने भी डिसीज़ हैं उनमें से कोई भी डिसीज़ आ जाए, कोई भी डिसीज़ आ जाए, आपको ये वाला प्रॉपर चिकित्सा जो चिकित्सा जो क्रम है वो आपको लिखना है। आदर्श चिकित्सा पूरा प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा प्रॉपर आपको जो रस वटी इनको आपको पूरा लिखना है। कोई भी आ जाए, आम वात आ जाए, संधिवात आ जाए, कोष्ठुक शीर्षक आ जाए, जितने भी हमने डिसीज़ पढ़े हैं, पक्षाघात आ जाए, जितने भी आपके वात व्याधि के अंतर्गत आते हैं, उरु स्तंभ आ जाए, सभी में रस भस्म वटी इनका मैंने प्रॉपर ट्रिक के साथ में एक कॉमन बनाया है जो आपको सभी वात व्याधि से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं उसमें आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं रस भस्म और पिष्टि। तो वात व्याधि जितने भी वात व्याधि हो उसमें कौन से रस भस्म पिष्टि कॉमन है, तो इसको आपको याद रखने का एक ट्रिक है। क्या है? स्वराभ ने कहा, एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसने क्या कहा, स्वराभ ने कुछ कहा है। क्या कहा है उसने, आपको क्या कहा है वो देखते हैं। तो एक रस त्रिलोक पर सर्वदा वात प्रकोपक होता है। तो एक जो रस होता है वो त्रिलोक पर सदा वात प्रकोपक होता है। ये किसने बोला है? स्वराभ ने कहा है। तो एक जो रस होता है वो त्रिलोक पे सर्वदा वात प्रकोपक होता है, ये किसने बोला है? स्वराभ ने कहा है। तो ये आपको याद हो गया। अब डिकोडेशन देखो, तो स्वर, स्वर से आपका स्वर्ण भस्म हो जाएगा। फिर अब आभ, आभ से आपका अभ्रक भस्म हो जाएगा। फिर क्या बोले है स्वराभ ने? एक रस, तो एकांग वीर रस हो जाएगा, एकांग वीर रस हो गया। फिर रस से आपका क्या हो जाएगा? रस राज रस हो जाएगा, रस राज रस हो गया। फिर त्रिलोक से आपका त्रिलोक के चिंतामणि रस हो जाएगा, त्रिलोक से आपका त्रिलोक के चिंतामणि रस हो गया। फिर उसके बाद में सर्वदा, सर्वदा से आपका सर्वांग सुंदर रस हो जाएगा, सर्वांग से सर्वदा से सर्वांग सुंदर रस हो गया। वात के 3 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 3, वात 3 प्रकोपक है। तो वात से आपका वात गजांकुर गजांकुश रस हो जाएगा, वात चिंतामणि रस हो जाएगा, और वात्या वतारी रस हो जाएगा। तो वात गजांकुश रस, वात चिंतामणि रस, वतारी रस, ये आपके 3 जो है हैं। फिर प्रकोप से प्रवाल पंचामृत। तो ये आपके टोटल 10 याद हो गए। क्या है कोड? स्वराभ ने क्या बोले हैं? स्वराभ ने कहा है कि एक रस त्रिलोक पर सर्वदा वात प्रकोपक है। तो स्वराभ ने क्या बोला है? तो एक रस त्रिलोक पर सर्वदा वात प्रकोपक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका डिकोडेशन 2-3 बार आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं चूर्ण। जितने भी वात व्याधि हो उसमें कौन से चूर्ण कॉमन है। तो इसका कोड याद रखना कि अश्व का नाग 3, 5, 6 सिर वाला है। जो अश्व है, एक घोड़ा है अश्व, उसके ऊपर नाग है, और वो नाग कौन से है? उसका जो सिर है वो कभी 3 दिखता है, कभी 5 दिखता है, कभी 6 दिखता है। तो 3, 5 सिर वाला है अश्व का जो नाग है, वो क्या है? 3, 5 सिर वाला है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? तो अश्व से आपका अश्वगंधा चूर्ण, अश्व से आपका अश्वगंधा चूर्ण हो गया। नाग से आपका क्या हो जाएगा? नागराध्य चूर्ण। तो नागराध्य चूर्ण क्या हो गया आपका? नाग से हो गया। 3 से आपका त्रिफला, त्रिफला। फिर 5 से आपका पंचकोल चूर्ण, त्रिफला चूर्ण हो गया, पंचकोल को चूर्ण हो गया। और 6 को क्या बोलते हैं? सठ, तो सड़धर चूर्ण। तो ये आपको याद रखना है कि अश्व का नाग 3, 5, 6 सिर वाले हैं। तो अश्वगंधा चूर्ण, नागराग्य चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, पंचकोल चूर्ण और सड़धर चूर्ण। तो ये आपको याद रखना है। फिर कषाय व क्वाथ के विषय में बात करते हैं। तो कषाय व क्वाथ में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे आपका जो है कषाय व क्वाथ में बताया गया है जैसे कि 10 रासना एक गोक्षुर से महान है। तो 10 जो रासना है वो एक गोक्षुर से महान है। 10 रासना है, 10 रासना जो है वो एक गोक्षुर से महान है, ये आपको याद रखना है। 10 प्रकार के अगर आप रासना ले आओ और एक गोक्षुर ले आओ तो 10 रासना महान है, ऐसा करके बोला गया है। तो 10 से आपका क्या हो जाएगा? 10 से आपका 10 मूल क्वाथ हो जाएगा।
रासना 2 बार है तो यहाँ पे आपका रासनादिक्वात हो जाएगा, रासना सप्तकवात भी हो जाएगा। एक गोक्षुर तो मतलब गोक्षुरादिक्वात हो गया, और महान है मतलब महारासनादिक्वात। तो ये आपको इजी है। तो 10 रासना एक गोक्षुर से महान है, तो 10 मूलक्वात, रासनादिक्वात, रासना सप्तकवात। इसके अलावा अपन बात करें तो आपका गोक्षुरादिक्वात और महारासनादिक्वात। तो ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं तो तैल के विषय में बात करते हैं। तो तैल का क्या कोड है? तो तैल का है कि नारायण का महान बल अश्व के रोने से प्रसारित हुआ। तो जो नारायण है उनका क्या है, महान जो बल है, उनका जो बल है वो बहुत ज़्यादा महान है। तो वही है कि नारायण का महान बल जब उनका अश्व रोता है तो प्रसारित हुआ। ऐसा करके यहाँ पे आपको कोड याद रखना है। तो नारायण का महाबल अश्व के रोने से प्रसारित हुआ। अब इसको आपको कैसे याद रखोगे? तो नारायण से आपका नारायण तैल हो जाएगा, महान से आपका महानारायण तैल हो जाएगा, और महा से सेकंड महा से आपका महामाश तैल हो जाएगा। फिर बल से आपका बला तैल हो जाएगा, अश्व से अश्वगंधा तैल हो जाएगा, रोने से रसोन, रोने से रसोन तैल हो जाएगा, और प्रसारित होता है तो प्रसारणी तैल। तो नारायण का महाबल अश्व के रोने से प्रसारित होते हैं। तो नारायण तैल, महानारायण तैल, महामाश तैल, बला तैल, अश्वगंधा तैल, रसोन तैल, प्रसारणी तैल। फिर लास्ट है आपका 5वां है यहाँ पे। तो यहाँ पे घृत के विषय में बात कर लेते हैं। तो घृत के विषय में एक पेंटिंग है, आपको यहाँ पे इसको कैसे याद रखोगे? तो एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10 अश्व 4 नकुल चित्र में है। तो 10 अश्व हैं और 4 नकुल हैं, नेवला है उस चित्र में। इस चित्र में क्या है? 10 अश्व और 4 नकुल हैं चित्र में। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? तो 10 से 10 मूलाग्य घृत, अश्व से अश्वगंधा घृत, चतुर से चतुर्स्नेह, इसके अलावा आपका 4 से चतुर्स्नेह हो गया, नकुल से आपका नाकुल आज्ञा घृत, और चित्र से चित्रकाज्ञा घृत। 10 अश्व 4 नकुल चित्र में है, तो 10 मूल घृत, अश्वगंधा घृत, चतुर से चतुर्स्नेह, नकुलाग्य घृत और चित्रक घृत। तो ये आपको याद हो गया। बाकी आपको एकल औषधि भी याद रखना है। फिर ये गुगुल का है, तो गुगुल का भी ट्रिक याद रखना कि गुगुल का क्या है? तो अमृत योग महायोग करके क्षार के सिंह को भगाती है। तो जैसे कि अब बात करो यहाँ पे, सॉरी अमृत बोला मैंने, गूगल को याद रखने का क्या है? एक अमृता नाम की लड़की है। अब वो क्या कर रही है? योग कर रही है और महायोग कर रही है। योग आसन जैसे करते हैं ना, तो योग कर रही है, महायोग कर रही है। योग और महायोग करके क्षार जो जगह है, क्षार जगह में सिंह है, उसको क्या है? भगाती है। योग और महायोग करके अमृता नाम की लड़की क्षार जगह के सिंह को भगाती है। अब इसको कैसे डिकोड करोगे? तो अमृता गुगुल हो गया, अमृता नाम की लड़की है, तो योगराज गुगुल हो गया, महायोगराज गुगुल हो गया, ठीक है, महायोग से। लाक्षा से लाक्षादि गुगुल हो गया, सिंह से सिंहनाद गुगुल हो गया, और को भगाती है तो को से आपका कैशोर गुगुल हो गया। तो अमृता योग और महायोग करके लाक्षा के सिंह को भगाती है। अमृता गुगुल, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, लाक्षादि गुगुल, सिंहनाद गुगुल और कैशोर गुगुल। फिर बात करते हैं आसवरिष्ट के विषय में। तो आसवरिष्ट में आपका क्या होता है? 10 बला वाला अश्वदक्ष है, तो सॉरी 10 बला वाला अश्वदक्ष है। तो 10 बला वाला जो अश्व है, जिसका बल 10 है, वो वाला जो अश्व है वो क्या है? दक्ष है, अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे आपका 10 से आपका 10 मूलारिष्ट, बला से बलारिष्ट, इसके अलावा अश्व से आपका अश्वगंधारिष्ट, और दक्ष है से द्राक्षासव। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एकद औषधि तो आपको ऐसे ही याद रखना है, जैसे कि निर्गुंडी हो गया, बला हो गया, गुगलू हो गया, सुंठी हो गया, लहसुन हो गया, भल्लातक हो गया, रासना हो गया, 10 मूल हो गया, अश्वगंधा हो गया, एरंड हो गया, घृत हो गया, वाशा हो गया, ब्राह्मी हो गया, जटामांसी हो गया, वचा हो गया, पिपली हो गया। इनको एकल औषधि के रूप में अपन जितने भी वात व्याधि हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप पूरे जितने भी वात व्याधि हमने अभी देखे हैं उनमें सभी में ये कॉमन चिकित्सा सूत्र आप लिख सकते हो, मतलब ये चिकित्सा पद्धति पूरा आप लिख सकते हो जितने भी हमने वात व्याधि अभी देखे। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। और तो ये हमने वात व्याधि के विषय में आज के लेक्चर में देखा। और फिर भी अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर रहा, इन केस ऐसा है कि वैसे मैंने प्रॉपर तो पासवर्ड बता दिए हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वापस प्ले करके देखना, क्योंकि मैंने पासवर्ड बता दिया है इस PDF का। और कुछ भी अगर डाउट वगैरह रहा तो मेरा इंस्टाग्राम पेज का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर मेरे को अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।